आपका स्वागत है। रुक करेंगे अहम खबर की ओर, जहां सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की। सीएम योगी ने एनसीआर को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एनसीआर के जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। नोएडा में 70 और गाजियाबाद में 11 नए पॉजिटिव केस आए हैं। नोएडा और गाजियाबाद के मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश। नोएडा और गाजियाबाद के डीएम सीएमओ से संवाद कर समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। तो नोएडा और गाजियाबाद में मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद के सीएमओ और डीएम से भी संवाद कर निर्देश जारी किए गए। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ ये बैठक की है और टीम 9 में रणनीति तैयार की जाती है। जिले में हो रही समस्याओं को लेकर, प्रदेश में हो रही परेशानी को लेकर, अब कोरोना के क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं और टीम 9 में कोरोना को लेकर चर्चा की गई। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। एसके वाजपेयी, कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। हम ये कह सकते हैं कि कोरोना कभी गया ही नहीं था, लेकिन ये लोगों ने सोच लिया था कि कोरोना अब खत्म हो चुका है और भरपूर लापरवाही देखी गई है। लेकिन अब इस चीज को लेकर एक बार फिर से एक्टिवनेस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं अधिकारियों को कि ये चीज वो सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी लापरवाही ना बरते और सब सतर्क रहे कोरोना को लेकर। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन टीम 9 के साथ बैठक करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी आला अधिकारी मौजूद रहते हैं। खास तौर पर कोरोना काल से ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी और तब से लगातार वो ये बैठक प्रतिदिन करते हैं और फीडबैक लेते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। पिछले दिशा निर्देशों पर क्या वर्कआउट हुआ है, इस पर भी वो जानकारी लेते हैं। तो आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जानकारी दी। चूंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले, अगर हम एक हफ्ते पहले देखेंगे तो करीब 170 से 175 केसेस उत्तर प्रदेश में एक्टिव बचे हुए थे, लेकिन चूंकि अब उनकी संख्या करीब 500 के करीब में पहुंच चुकी है और तेजी के साथ कोरोना फिर से वापसी कर रहा है। अगर हम पिछले 3 दिन के आंकड़ों को देखेंगे तो सीधे तौर पर अगर हम 2 दिन पहले जाएंगे तो 55 था, एक दिन बाद जब आते हैं तो वो 95 पहुंचता है और अब वो आंकड़ा 100 के ऊपर है। मतलब ये नए केसेस हैं जो निश्चित तौर पर बढ़कर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इन केसेस में जिलों की बात करें तो गाजियाबाद, नोएडा और जो एनसीआर के जिले हैं वहां पर ज्यादा तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सारी चीजों का संज्ञान लिया है। चूंकि उत्तर प्रदेश के अलावा जो आसपास के प्रदेश हैं, जिसमें दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है या फिर बिहार, जो भी आसपास के स्टेट हैं, वहां पर कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सारे मामलों का संज्ञान लेते हुए अफसरों को निर्देशित किया है कि एनसीआर के जिलों को बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखा जाए, वहां पर होने वाली हर एक्टिविटी पर पूरी नजर रखी जाए, जो भी सतर्कता है उसको पूरा बढ़ता जाए। और यही एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स में अब ये चीज लागू की जा रही है कि सभी लोग जो भी आएंगे किसी भी वजह से वो मास्क के साथ ही आएंगे। साथ ही साथ बचाव और सावधानी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी अपील की है। और खासतौर पर नोएडा और गाजियाबाद से जो केसेस निकलकर सामने आए, अगर हम देखें तो नोएडा से लगभग 77 और गाजियाबाद के जो 11 केसेस हैं, उन केसेस को लेकर मुख्यमंत्री ने उन सभी सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि ये पता चले कि ये कौन सा वेरिएंट है और आखिर कैसे वापसी हो रही है और ये केसेस कहां से मिलते जुलते हैं, ताकि उस हिसाब से आगे के ट्रीटमेंट को निर्धारित किया जा सके और वो ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश के बाकी हॉस्पिटल्स में भी सुनिश्चित हो, ताकि अगर कोई केसेस निकलकर सामने आते हैं दूसरे किसी जिले से तो उस पर तेजी के साथ एक्शन लिया जा सके। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश जारी किए हैं, जिसमें खास बातें यही हैं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, सावधान रहें, जो जरूरी उपाय हैं, मतलब साफ तौर पर। लेकिन एक गलती तो यहाँ पर ये भी है इसके वाजपेयी, जो प्रोटोकॉल्स में, जो गाइडलाइंस में ढिलाई दी गई, उसको लोगों ने बहुत ढीले तरीके से ले लिया। मतलब मास्क अगर कोई नहीं लगा रहा तो जुर्माना बंद हो गया। दिल्ली में भी हमने ये देखा। तो दिल्ली के लोग भी मोस्टली आते ही हैं नोएडा और गाजियाबाद, आना जाना लगा रहता है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद एकदम सटे हुए एक दूसरे से और फिर आना जाना लोगों का लगा रहता है। दिल्ली में एक दिन में 325 केसेस सामने आए। तो कहीं ना कहीं ये जो संक्रमण है ये फैलेगा ही, और अगर लापरवाही इसमें देखी गई तो और भी तेजी से फैलेगा।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एनसीआर के जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। यहां तक कि जो स्वास्थ्य विभाग के अफसर हैं उनको निर्देशित किया है कि नोएडा, गाजियाबाद और जो आसपास के एनसीआर के जिले हैं उनके डीएम और सीएमओ के साथ लगातार संवाद किया जाए और समीक्षा की जाए कि केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उनकी वजह क्या है, और उनकी कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जाए कि केसेस कहां से आ रहे हैं, कैसे बढ़े, वो किससे मिले, कहां गए थे। ये बहुत सारी चीजें जो लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो ट्रिपल का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में चल रहा था, कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लिया जाए, दोबारा से चीजों को किया जाए। और जहां तक लोगों का सवाल है, निश्चित है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में और देश में कोरोना के केसेस कम हुए, वैसे वैसे लोगों ने कहीं ना कहीं जो है लापरवाही जरूर शुरू की। चूंकि अब मास्क धीरे धीरे हट चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब केसेस घटने लगे तो कहीं ना कहीं यह ढील धीरे धीरे दी गई थी। और अभी अगर हम देखें तो ज्यादातर जो केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं वो स्कूल से हैं और बच्चों में भी देखे गए हैं और साथ में जो टीचर्स हैं उसमें देखे गए। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार इन सारी चीजों को लेकर पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि पूरी सावधानी बरती हमारे साथ। हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, एटीएस ने मुर्तजा अब्बासी को कोर्ट में पेश किया है। मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए की धारा बढ़ाई गई है। गोरखपुर मंदिर हमले का आरोपी है मुर्तजा। केस गोरखपुर से लखनऊ ट्रांसफर किया गया है। मुर्तजा अब्बासी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये यूएपीए एक्ट को रिमांड बढ़ा दिया और इसको अभियुक्त को एनआईए/एटीएस एक्ट के विशेष न्यायालय में अभियुक्त को भेज दिया। तो यानी कि केस ट्रांसफर लखनऊ कर दिया गया? हाँ। तो अब यहाँ गोरखपुर जेल भेजा जाएगा कि लखनऊ? जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन को दे दिया गया है। अब वो एटीएस वहाँ न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ से अपने एनआईए और एटीएस के कोर्ट के कस्टडी में, कोर्ट की कस्टडी। तो अभी जिस तरीके से ये बढ़ाया गया है या 307 लगा था, तो अब क्या आगे की क्या प्रोसीडिंग होगी? उसमें ये सेक्शन 16/18/20/40 ये धारा होती है यूएपीए एक्ट की, जिसको एटीएस ने बढ़ाया है और उसमें रिमांड, उस एक्ट में रिमांड ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसको बढ़ा दिया। प्रयागराज शहर से 35 किलोमीटर दूर नवाबगंज में आज एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से बहुत ही ज्यादा दहशत का माहौल है। रात में सोते समय राहुल तिवारी और उनकी पत्नी प्रीति और 3 बच्चों की मौत के घाट उतार दिया गया। आज सुबह जैसे ही ये खबर फैली, इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। 5 साल और 7 साल की 2 मासूम बच्चियों को भी मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और मौके पर तमाम जो टीमें हैं वो भी मौजूद हैं। थाना नवाबगंज का प्रकरण है, खागलपुर गांव है ये। पुलिस को सूचना मिली थी करीब 7 साढ़े 7 बजे कि एक ही परिवार के एक घर में 5 लोग मृत पाए गए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, मैं, पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड यहाँ पे मौके पर पहुँचा। सबने जांच पड़ताल की है। अंदर जाने पे ज्ञात हुआ कि घर के मुखिया राहुल हैं। राहुल एक साड़ी के फंदे के सहारे लटके हुए थे। छत का, आंगन का जो पाटन होता है उससे लटके हुए थे। बाकी इनकी पत्नी और इनकी 3 बेटियां जो 12 साल, 8 साल और 3 साल की हैं, वो बेड पे ही मृत पाई गई हैं, जिनके गले पर धारदार हथियार से चोटें हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे पाई गई है। हमने बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। राहुल की बॉडी हैंगिंग पोजीशन में पाई गई है। इससे आत्महत्या की तरफ भी इशारा हो रहा है। उनके तलवे पे खून के निशान लगे हुए हैं। उनके गले में साड़ी का फंदा है और आंगन के पाटन से लटका हुआ है। पूरी तरह से हैंगिंग पोजीशन में बॉडी थी। उसको खोल करके उनको नीचे उतार करके बॉडी को पोस्टमार्टम। ये लोग घर पहले, अरे पहले छोटा सा सार था, छोटा वाला, वो छोटा था। एक भाई छोड़ के वो किसी माँ के साथ, भाई के साथ, छोटे वाले के साथ नहीं रहता था, परिवार में रहता था वो। बाद में उसकी शादी कहीं नहीं हो रही थी तो फिर ये लोग इनके पास आ गए। मेरी जो माँ है इनको रख गई कि भैया कोई नहीं है, छोटा बच्चा है, यहीं पे रहो।
घर वर बनवाए, सब बनवा लिए, सारा पैसा वो उनका खर्चे करवा दिए, सारा सामान। उसके बाद शादी दोनों भाई का किए, अपने पैसे से किए, अपने दम से। उसके बाद पूरे गांव को मिलके इन लोगों को मार, सब सारी बेइज्जती करके इन लोगों को भगा दिए, पुलिस थाना सब किए हम लोग। तिवारी जो मुखिया है परिवार के, उनकी बॉडी हमको यहाँ हैंग अवस्था में मिली है। हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम से भी जांच कराया और स्नीफर डॉग से भी जांच कराया है। इसके अलावा बॉडीज़ हम लोगों ने पीएम के लिए रवाना की हैं और जो पीएम होगा वो हम वीडियोग्राफी में और डॉक्टर्स के पैनल से कराएंगे। तो इन सारी रिपोर्ट्स के बाद में यह क्लियर हो पाएगा कि वास्तव में हत्या किस तरीके से और किन उद्देश्यों से हुई है। राहुल तिवारी जो कि कोखराज के भदवा गांव के रहने वाले हैं, अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। राहुल के अलावा उनके परिवार में प्रीति पत्नी और 3 बच्चे। नवाबगंज थाना क्षेत्र की है, जहाँ एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। ये सूचना सुबह प्रातः ही मिली है और इस पे सभी अधिकारी मौके पर हैं हमारे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम, हमारी डॉग स्क्वाड, सभी लोगों ने उसका घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अभी भी सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और जो वहाँ से एसएसपी ने मीडिया को बाइट दी है तथा दूरभाष पर अवगत कराया है, उससे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि राहुल तिवारी और प्रीति तिवारी तथा उसके 3 बच्चे, जिनकी उम्र करीब 8, 5 और 3 वर्ष है, तीनों पुत्रियां हैं, इनकी उसमें से 4 लोगों की डेड बॉडी, जिसपे कि धारदार हथियार की चोट है, तथा परिवार के मुखिया राहुल तिवारी की बॉडी जो है वो लटकी हुई पाई गई है, जिसपे कि कोई चोट के निशान नहीं है। सभी शवों को के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। 2 तरह की चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं। एक तो ये है कि मृतक के परिजन बता रहे हैं, जो परिवार के मुखिया के परिजन बता रहे हैं कि मृतक का अपने ससुराल से कुछ जमीनी विवाद चल रहा था और मृतक पशु के बेचने खरीदने का कार्य करता था। और दूसरी आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि ये हो सकता है कि किसी कारणों से इसने पहले अपने घरवालों को मारा हो और फिर खुद भी आत्महत्या कर लिया हो। लेकिन ये भी निर्विवादित सत्य है कि 4 लोगों की हत्या इसमें हुई है। तो वहीं प्रयागराज हत्याकांड पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सुनिए। प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र में आज परिवार के मुखिया सहित 5 लोगों की हत्या का दुखद समाचार सुबह ही मुझे टेलीविज़न के माध्यम से देखने को मिला। तो स्वाभाविक तौर से इस तरह की हृदय विदारक जब घटना होती है तो बहुत कष्ट होता है। मैंने तुरंत संगठन से संबंधित वहाँ के विधायक जी और सबको फ़ोन से बात करके कि आप तत्काल मौके पर जाइए, क्या सच है उसकी जानकारी आप संगठनात्मक पक्ष से भी लगाइए और वहाँ के पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि यह घटना की सच्चाई, घटना के दोषी जितनी जल्द से जल्द हो सके वो पकड़े जाने चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस बहुत गंभीरता से मामले को लेकर के उसकी जांच कर रही है। जो भी घटना का सच होगा जल्दी सामने आएगा। विपक्ष सर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, अखिलेश यादव ने भी। नहीं, देखिए यह घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी को कोई भी मामले में विपक्ष के वो नेता हैं, बोलने का अधिकार है, लेकिन कब बोलना, क्या बोलना, जब पुलिस जांच कर रही है और हम कह रहे हैं कि उस घटना का कोई भी दोषी कहीं पर भी होगा, बचेगा नहीं, तो मुझे लगता है कि कुछ बोलने से पहले प्रतीक्षा करनी। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी में 2017 से पहले सपा की सरकार थी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा सरकार ने 18,000 आवास आवंटन किए, बीजेपी सरकार ने 44 लाख आवास बनाए हैं। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिया गया है। बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव के काम हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह भी साथ में कह रहा हूं कि जो भी इस घटना के दोषी होंगे उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महिला सशक्तिकरण भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी योजना है। उस योजना के क्रम में जो इसके स्वामित्व का प्रमाण पत्र है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, वह मातृशक्ति के नाम, महिलाओं के नाम अथवा संयुक्त नाम से देने का काम किया गया है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनते हैं, आवास पाने वाले लाभार्थियों के घर में शौचालय का निर्माण, उनके घर में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन देने का काम, उनके घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का काम और जल जीवन मिशन के माध्यम से उनके घर में पीने का पानी पाइपलाइन से उपलब्ध कराने का काम भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 2014 और 17 के बीच में कुल 18,000 आवासों का आवंटन किया था और जब वह सरकार से गए तो उनके भी निर्माण कार्य अधूरे छोड़ करके गए थे। और अगर प्रदेश की दृष्टि से 2017 से 2022 की मैं आपके साथ चर्चा करूं तो उसमें इस बात पर हमें गर्व है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2017 से 2022 के बीच में 44 लाख आवास बनाने का काम किया है। एक तरफ 18,000, एक तरफ 44 लाख। इसमें जमीन आसमान का अंतर कहना तो मेरे समझ से कम होगा। इसमें तो और कई हमें ग्रहों की ओर जाना पड़ेगा, उतना अंतर सपा और भाजपा के बीच में रहा है। मेरठ के नवनियुक्त डीएम दीपक मीणा ने बचत भवन में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि कई प्राथमिकताओं को लेकर जल्द कार्य करेंगे। साथ ही कई समस्याओं पर पत्रकारों से भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समस्याओं को संज्ञान में लेंगे। हर छोटी बड़ी समस्याओं पर सख्ती से कार्रवाई होगी। जिले के अंदर किसी भी तरह की प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य सरकार की प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को लेकर, तो वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। उसी पे सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा। उसके बाद जितनी भी राज्य सरकार और भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको धरातल पे लाना और जो एक्चुअल उनके लाभार्थी हैं जिस तक वो पहुँचनी चाहिए उन तक पहुँचाना, वो भी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ पे हमेशा फोकस रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उस पर भी फोकस अप्रोच करके कार्य किया जाएगा। बाकी फिर जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हो गए, यहाँ की पब्लिक हो गई, मीडिया के लोग हो गए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेक्शन के साथ जो भी समस्याएं मेरठ की, शहर की या पूरे ज़िले की निकल के आएंगी और जो वो लोग चाहते हैं कि इनको प्राथमिकता पे एड्रेस किया जाए, उनसे डिस्कशन के बाद तय किया। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पूरे देश में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में राम और हनुमान की जब बात हो तो अयोध्या को कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह जी हैं। सर, आज दिल्ली में 3 दिनों तक अयोध्या पर्व मनाया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन से लोग आ रहे हैं, सर कितना भव्य बनाया जाए आपकी बात? अयोध्या पर्व हम पिछले 4 वर्षों से मना रहे हैं। अयोध्या के अध्यात्म, संस्कृति और लोक परंपराओं को का यह आयोजन है। उसके माध्यम से अयोध्या का जो पुरातन स्वरूप रहा है उसको हम दिखाना चाहते हैं और उन स्थलों को भी प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाना चाहते हैं जो ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, जन्मस्थली है। प्रभु श्री राम से जुड़े बहुत सारे स्थल हैं जो लोगों की आंखों से ओझल हो गए हैं। 84 कोसी परिक्रमा
151 ऐसे स्थल हैं जिनको हम पूरे देश और दुनिया को ले जाकर दिखाना चाहते हैं, उनको विकसित करके, इसीलिए भारत सरकार ने 84 कोसी परिक्रमा NH के रूप में स्वीकृति भी उसकी दी है और भविष्य में वह बनने जा रहा है। राम से जुड़े बहुत सारे विषयों पर हम 3 दिन तक विचार गोष्ठियों का भी आयोजन कर रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे विद्वज्जन, प्रोफेसर उस विचार गोष्ठियों में रहने वाले हैं। उद्घाटन देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी करने वाले हैं। समापन इस देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे संत भी उस कार्यक्रम में आएंगे और विचार गोष्ठियों पर इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। से देश भर में एक चर्चा आम हो रही है, जिस प्रकार से मुसलमान सुबह में अजान करते हैं, उसी वक्त में कई हिंदू संगठनों द्वारा हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि ये ठीक हो रहा है, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक सांसद के तौर पे चूंकि आप भी अयोध्या से आते हैं, रामनगरी से आते हैं, हनुमान जी का भी वहाँ पे जिक्र होता है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे विवाद को? देखिए, हनुमान जी इस देश के इष्ट देव, श्रद्धा केंद्र। इस देश का आम आदमी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखता है और दैनिक उनकी पूजा अर्चना करता है। स्वाभाविक रूप से उनकी जयंती को पूरा देश मनाना चाहता है और उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। तो इसलिए पूरा देश जिस चीज़ को मनाना चाहता है वो अभी मनाए, अजान भी अपने तरीके से हो और सौहार्द बना रहे इस देश में, हम यही कह सकते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अन्य धर्मों को भी अपनी धार्मिक चीज़ें करने की स्वतंत्रता है और निश्चित तौर पे जो यूपी में सौहार्द है वो बना रहे, वह यही हम कहना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। लखनऊ से खबर, जहां प्रदेश में 2024 तक हर ब्लॉक में वित्तीय साक्षरता केंद्र खुलेंगे। बैंक और ATM से होने वाली धोखाधड़ी से आगाह किया जाएगा। सुरक्षित डिजिटल लेन देन के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने पायलट परियोजना बनाई है। क्रिसिल और ISMW एजेंसी का चयन किया गया है। पंजाब में तबादलों का दौर जारी है। 17 IPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। नौनिहाल सिंह को IG पर्सोनल बनाए गए हैं। अरुण कुमार मित्तल को IG क्राइम बनाया गया है और गुरप्रीत सिंह भुल्लर DIG रोपड़ बनाए गए हैं। तो तबादला एक्सप्रेस पंजाब में, जहां नई जिम्मेदारी के साथ अब नए अधिकारी अपने काम पर दिखाई देंगे। अरुण कुमार मित्तल IG क्राइम बनाए गए हैं। गुरप्रीत सिंह भुल्लर DIG रोपड़ बनाए गए हैं। आगरा में एक कार्यक्रम में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भीम नगरी महोत्सव में शामिल होने के लिए आगरा के नगला पद्मा पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मंच से भाषण दे रहे थे, तभी जोर से हवा चलने लगी और बिजली गुल हो गई। इसी बीच मंच पर ऊपर लगी कुछ बड़ी लाइटें तेज हवा के चलते मंच पर आ गिरी। लाइटों के चपेट में आकर मंच पर मौजूद 6 लोग घायल हो गए हैं। हादसा होने के बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि अगर केंद्रीय मंत्री कुर्सी से उठकर संबोधन के लिए नहीं जाते तो वो भी हादसे का शिकार हो सकते थे। खबर बरेली से, जहां बस पलटने से बड़ा हादसा होगा। बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार करीब 60 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। थाना विशारगंज क्षेत्र के अक्खा का मामला बताया जा रहा है। बारातियों से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार करीब 60 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो बस में सवार 60 लोग घायल हुए हैं। थाना
विशारदगंज क्षेत्र के अखा इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली में बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया और बस में 60 लोग सवार थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।